हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री सेक्शन के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। टेट्रा वैलेंसी यानी कि 4 की वैलेंसी पे कार्बन होता है और इसीलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी पढ़े थे। और लास्ट में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, जैसे कि 1 कार्बन के मॉलिक्यूल को मेथ बोलेंगे, 2 में एथ, 3 में प्रॉप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप्स किस तरीके से एक्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के साथ, और फिर साथ में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन लास्टली इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आज का पार्ट यानी कि पार्ट 2 पार्ट 1 से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस, ज़्यादा मार्किंग के क्वेश्चंस पार्ट 2 से ही पूछे जाते हैं। सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच द लेक्चर टिल द एंड, बिकॉज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 5 मार्कर या 3 मार्कर में बहुत आसानी से विद डायग्राम आपसे पूछा जाता है। So without wasting any further time, let's begin with the lecture from the very first slide, that is about the functional groups. फंक्शनल ग्रुप्स की अब हम बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमने बेसिक कार्बन एटम के बारे में पढ़ रखा है। देखो बेसिक कार्बन एटम क्या है। बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि कार्बन एक होता है, हमने पढ़ा था इसके आसपास इस तरीके से 4 डंडियां होनी चाहिए, यूजुअली पेयर करते हैं साथ में हाइड्रोजन, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक कार्बन एटम जिसके आसपास 4 हाइड्रोजन है, सबसे पहले तो एक कार्बन है तो ये मेथ लग जाएगा, METH, ये ई है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड्स है सारे, तो एल्केन है, यानी कि एल्केन की तरफ से एन लग जाएगा, और इसका पूरा नाम हमारे पास जो बन के आएगा वो होगा मीथेन, है ना, ये मीथेन बनेगा। इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते और हम हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एक और कार्बन लगाते, एक और कार्बन लगाते और एक और लगाते, इधर सारी तरफ जहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन है हर तरफ, है ना, ये सब जगह पे हाइड्रोजन है। तो अब अगर ये बनता तो इसमें कितने कार्बन होते? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं, यानी कि मेथ, एथ, प्रॉप और ब्यूट। तो ये बन जाता ब्यूट, है ना, ब्यूट बन जाता। अगेन सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाता साथ में, और टोटल मिला के ये बन जाता ब्यूटेन, है ना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ज़्यादातर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। बस फ़र्क क्या पड़ रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसकी वजह से सिर्फ एक फ़र्क हमें देखने को मिलेगा कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। वो वाली कहानी बचपन से पढ़ते हैं ना, एक लकड़ी आराम से टूट जाएगी, 6 लकड़ियाँ तोड़ने में मुश्किल होगी। जितना बड़ा कार्बन का कंपाउंड बनेगा उतना मुश्किल उसको तोड़ना होगा, उतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जाएगा। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम ही होने वाली हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब फ़र्क कैसे देखने को मिलेगा? जब मैं इस, मान लेते हैं 3 कार्बन आइटम का मैंने लिया, हाइड्रोजन से शुरू करा, सारी तरफ हाइड्रोजन है, और मैंने यहाँ लास्ट में एक चीज़ लगा दी OH। H तो होता ही था, नई चीज़ कौन सी ऐड हो गई है मार्केट में? नई चीज़ ऐड हुई है ये वाला O, ऑक्सीजन नया ऐड हो गया है। OH एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे ये देखो, इधर इस वाले बॉक्स में देखोगे अगर, तो 3 कार्बन आटम है और इसी तरीके से OH लगा रखा है। 3 कार्बन था तो बनना तो था मेथ एथ प्रॉप, है ना, प्रॉप बनना था, और प्लस सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लगना था, प्लस OH है तो इधर सफिक्स में देखो, इस टेबल में ओल लिखा है। क्या लिखा है? ओल। तो इसका पूरा नाम जो बन जाता वो होता प्रोपेनोल, ठीक है। क्या नाम हो जाता पूरा इसका? प्रोपेनोल हो जाता। ये नॉमेनक्लेचर है, आपसे बहुत आसानी से पेपर में वो पूछ लेता है कि कोई सा भी एक स्ट्रक्चर आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये बताओ। ये उनका बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये समझ आया कि किस तरीके से पूछते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करा जाता है। अब ये तो सिर्फ चलो एक एग्जाम्पल हुआ, है ना। अब इसके अलावा
ये भी देखो, जैसे ओल हमने पढ़ लिया है ना, और अल्कोहल के लिए है, इसी तरीके से एल जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। अच्छा पहले यहाँ से शुरू करो। हमने ये तो देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप किसकी जगह पे आ रहे हैं, जहाँ हाइड्रोजन होता था किसी ज़माने में, उसको हटा के कोई नई चीज़ लग जाएगी, जैसे OH, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन, जैसे मान लेते हैं Br ब्रोमीन, जैसे लग जाएगा डबल बॉन्ड O, लग जाएगा, कुछ भी मान लो, ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। लेकिन ये लग सारे के सारे किसकी जगह पे रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह पे रहे हैं। अब होमो और हेटेरो में डिफरेंस तो सबको पता है, खास तौर पे आज के ज़माने में तो पता ही होगा, है ना। होमो वर्ड बड़ा सुनने में आता है सेक्सुअलिटी के टर्म्स में। होमो यानी कि जो दो एक जैसे लोग एक दूसरे से प्यार करें, यानी कि मेल मेल, फीमेल फीमेल, वटेवर। तो नाम से ही समझ आ गया। सेलॉन भी होते हैं, है ना, होमोसेक्सुअल वगैरह टाइप के, जो मतलब इस तरीके के होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, होमो मतलब कि सारे एक जैसे थे। इस कार्बन के आसपास सारे के सारे एक जैसे एटम थे, हाइड्रोजन था चारों तरफ, लेकिन किसी ने हाइड्रोजन को प्लेस करके अचानक से क्लोरीन लगा दिया, तो ये तो हेटेरो हो गया ना, उल्टा हो गया। पहले होमो था, ये होमो को हटा के लग गया, तो ये हेटेरो बन गया। ये तो समझ आ गया कि ये हेटेरो बन गया है। अब इसी को हेटेरो एटम्स बोलते हैं, और यही ऊपर जो देखोगे डेफिनेशन लिखी है, द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरो एटम। जो हाइड्रोजन की जगह लेने वाला है उसी को हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं। तो अब ये जो जितने भी यहाँ सारे देख रहे हो, हैलोजेंस देख रहे हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, ये सारे जो हैं ये हाइड्रोजन की जगह लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एल्कीन्स एल्काइंस नहीं लेते हैं, पर यहाँ तक के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आने वाले हैं, इसीलिए इन सबको क्या बोला जाता है, हेटेरो एटम्स। वर्ड सिर्फ डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में, एमसीक्यूज में 1 नंबर में पूछे तो पूछ सकता है। ठीक है, हेटेरो एटम सबको क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस करा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल थे, कार्बन की इनके साथ अफिनिटी ज़्यादा थी। और देखो मेन बात यह है कि कार्बन को सारा का सारा मतलब ये है कि मेरे को 4 डंडियाँ मेरी दे दो, चाहे कहीं से भी दो। अगर तुम यहाँ पे नहीं दे पा रहे, 3 ही डंडियाँ दे रहे हो, तो फिर किसी एक को डबल बॉन्ड बनाओ। अगर तुम ये भी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर किसी एक को ट्रिपल बॉन्ड बना दो। कैसे भी करो, कार्बन को मतलब ये है कि मेरे पास डंडियाँ होनी चाहिए 4, और इसी के ऊपर सारे फंक्शनल ग्रुप्स लग रहे हैं। सबसे पहले देखोगे हैलोजेंस जो हैं, हैलो एल्केन्स भी इनको बोला जाता है। एल्केन क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे है, हैलोजन क्योंकि कौन कौन आ रहा है देखो, क्लोरो और ब्रोमो 2 आ रहे हैं। क्लोरो यानी कि क्लोरीन, ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन, ये दोनों हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं। जैसे कि इधर देखोगे तो प्रोपेन था, प्रोपेन में इधर, एक सेकेंड, इधर जो था हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन की जगह लेके क्लोरीन आ गई। क्लोरीन हेटेरो एटम है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, और क्योंकि अब क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है तो नाम बदल के क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ब्रोमोप्रोपेन भी सेम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी OH दिखे वो अल्कोहल होता है, याद रखना है, रट्टा लगा लो। OH दिखते साथ अल्कोहल है, और सफिक्स में ओल आ जाता है। जैसे अल्कोहल होता है ना ऑल, ऐसे ही ऑल आ जाता है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इथेनॉल, ऑल जहाँ भी लग गया ऑल। अल्कोहल से ही याद रख लो, अल्कोहल में ऑल है, तो जहाँ लास्ट में ऑल दिखे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का लगा हुआ है। ये बहुत इजी है। एल्डिहाइड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्डिहाइड कैसे समझा जाए, क्योंकि लास्ट में अल लग जाता है। ऑल और अल में ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोपेन ऑल और प्रोपेनल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, प्रोपेन ऑल और प्रोपेनल में। प्रोपेन ऑल में ऑल देखते साथ समझ ही जाओगे अगर तुम के अल्कोहल है, तो अल देखते साथ ये भी समझ जाओगे कि अल कंप्लीट होके एल डी हाइड बनाता है, ये भी समझ जाओगे, है ना। अल जहाँ भी दिखे वहाँ किसकी बात हो रही है, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की पहचान क्या है, अल्कोहल के लिए तो OH है, सफिक्स लगेगा ओल, ये समझ आ गया। एल्डिहाइड के लिए कार्बन के पास क्या होना चाहिए, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन दे दो, एक कहीं से हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दो। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये अल है, ये ऑल नहीं है, ये वाला ऑल था, ये वाला अल है एल्डिहाइड का। याद रखना, एक तरफ कार्बन चल सकता है लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके जैसा दिखने वाला इसका दूसरा जो बिछड़ा हुआ भाई है वो है कीटोन, जो कि नाम में तो बिल्कुल ही अलग है। कीटोन में लास्ट में ओन लग जाता है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, लेकिन शक्ल बहुत सेम है। यहाँ भी कार्बन कहता है कि डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन दे दो, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ कीटोन कहता है कि मेरे तो दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, मैं हाइड्रोजन से बात ही नहीं करने वाला। कीटोन नाम से ही लग रहा है ना, बड़ा कीटोन, कांटे जैसा, बड़ा चिड़चिड़ा सा ऐसा सा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडली नहीं है। वो कहता है मेरे को दोनों तरफ क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन से काम नहीं चलाऊंगा। इसीलिए कीटोन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन। और कीटोन की सबसे बड़ी दूसरी पहचान ये है कि कीटोन का जो कार्बन होगा वो हमेशा हमेशा के लिए बीच में देखने को मिलेगा। जैसे ये लास्ट में भी दिख सकता है ना। अगर मैं एल्डिहाइड, अगर मैं अल्कोहल बनाऊँ, सी 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 और लास्ट में ओ एच लगा दूँ, ये अल्कोहल बन सकता है। बीच में भी लग सकता है लेकिन लास्ट में भी लग सकता है। अगर मैं एल्डिहाइड बनाऊँ तो 4 कार्बन लिए, फिर लास्ट में यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच लग सकता है। लेकिन कीटोन बनाऊँ अगर मैं 4 कार्बन का, तो लास्ट में ओ आ ही नहीं पाएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ लास्ट में ओ लगा दिया तो ये तो कहता है कि मेरी दोनों तरफ कार्बन दो, क्या इधर कार्बन है? नहीं है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। यही वाला पोजीशन सही मानी जाएगी। इसीलिए कीटोन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि कीटोन के अंदर जो एटम है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है वो हमेशा बीच में है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। ये है कीटोन। और नाम भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, कीटोन का ओन लग जाता है लास्ट में। ठीक है, क्लोरोब्रोमो प्रोपेन समझ आ गए, प्रोपेन ऑल समझ आ गया, अल्कोहल से आ रहा है, प्रोपेनल समझ आ गया, एल्डिहाइड से आ रहा है, डबल बॉन्ड ओ और एच लास्ट में दिखेगा। कीटोन की पहचान ये है कि कार्बन बीच में होना चाहिए, चिड़चिड़ापन दिखाता है। लास्ट है ओइक एसिड। ओइक एसिड बहुत आसान है, सबसे आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका असली नाम है फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन पीछे जो सफिक्स लगाया जाता है वो लगाया जाता है ओइक एसिड। ठीक है, पहचान क्या है? मान लेते हैं 4 कार्बन फिर से ले लिए हमने, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ आएगा एक और ओ एच आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, इधर से भी मान लो कीटोन एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड ओ उठा लिया और अल्कोहल का ओ एच उठा लिया। इसमें कौन हुआ फंक्शनल ग्रुप? ये 3 कार्बन नहीं है, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप में गिना जा रहा है। COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बन भी गिना जा रहा है। समझ आया? तो COOH प्रोपेन ओइक एसिड, ओइक एसिड इसमें लास्ट में देखने को मिलेगा। कहीं भी ओइक एसिड देखने को मिले तो समझ जाओ कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब एल्कीन्स और एल्काइंस में डिफरेंस मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हेट्रो एटम समझ आ गए, अल्कोहल समझ में आ गया, लास्ट में OL दिखाएगा लिखने में और स्ट्रक्चर में OH दिखेगा। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH दिखता है, लास्ट में अल जुड़ जाता है। उसके बाद कीटोन में बीच में कार्बन के डबल बॉन्ड O आएगा। प्रोपेनोइक एसिड में COOH देखने को मिलेगा, ओइक एसिड लग जाता है। ईन और आइन में तुम्हें डिफरेंस पता है, ईन डबल बॉन्ड है, आइन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सबने ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, इसीलिए हेटेरो एटम्स है। फंक्शनल ग्रुप आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, पहले इसको समझ लो। होमोलॉगस सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम फंक्शनल ग्रुप और कार्बन चेन। कहने का मतलब, जैसे ये देखो, सबसे पहली सीरीज जो इन्होंने उठाई है, इसको ज़रा इधर ले आते हैं। सबसे पहली सीरीज जो इन्होंने उठाई है एल्केन की, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे मीथेन है, फिर ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये देख रहे हो ना चारों पहली सीरीज के अंदर। सबके सब में सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप पहली बात है ही नहीं, है ना। ये सेम चल रही है, बस हो क्या रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक कार्बन था तो 4 हाइड्रोजन चाहिए थे, क्योंकि 4 डंडी पसंद है कार्बन को, 4 की वैलेंसी है ना। 2 कार्बन कर दिए तो कितनी डंडियाँ चाहिए, 1 2 3 4 5 6।
C2H6 चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर 3 कर देंगे तो 6 के बाद 7 8 9 हो जाएगा, नहीं हाँ 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो ये तो सेम ही है। अब होमोलॉगस का मतलब ये है कि एक कार्बन के साथ OH लग रहा है, तो 2 कार्बन भी जब आएंगे उन 2 के साथ भी OH होगा। 3 कार्बन जब आएंगे तो 3 के साथ भी OH होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होती है होमोलॉगस सीरीज कि एक जैसे ही है, ठीक है। और साथ में क्या जुड़ता जा रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना। पहली पहली इंपॉर्टेंट लाइन यही थी कि सेम फंक्शनल ग्रुप चाहिए था। और दूसरी थी कार्बन चेन। कार्बन चेन हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन एटम की थी, यहाँ 2 की थी, यहाँ 3 की हो गई। हम चेन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फॉर्मूला सेम है, एल्केन ही चल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल ही चल रहा है। इसको होमोलॉगस सीरीज बोला जाता है। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक नीचे अल्कोहल्स के एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल में इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे OOOH, ये तो मैंने तुम्हें बताया था, और COOH होता है फंक्शनल ग्रुप, ये तो दिख रहा होगा, है ना। अब इन्होंने फॉर्मूला लिया है, मेथ से शुरू करा है, 1 कार्बन है तो इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर देखो 4 डंडियां पूरी करनी है। अब मैं ऐसे करके 4 बना दूं तो ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि COOH में डबल बॉन्ड तो O का ही आता है। तो कितनी डंडियां हो गई, 5 हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, एक को हटाना पड़ेगा। अब आते हैं वापस, अब इधर तो हाइड्रोजन लगाएंगे और इधर OH आएगा, क्योंकि इसी को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, यही तो COOH है, ठीक है। ये बनेगा 1 कार्बन आइटम का। 2 कार्बन आइटम के कैसे बनेंगे, आ जाओ, सेम बात, COOH, जो जगह बच गई, इसकी तो 4 हो गई पूरी, इसकी 1 है, 2 3 4 हाइड्रोजन। 3 कार्बन आइटम पे आ जाओ, 3 ले लिए, फिर से CO ले लिया, इधर OH ले लिया, जहाँ जगह बच गई वहाँ बस देखो कि 4 डंडियाँ पूरी करनी है। ये मेथ है तो मीथेनोइक एसिड, ये एथ है तो इथेनोइक एसिड, ये प्रोप है तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। नाम ऐसे बदलेंगे, लेकिन होमोलॉगस सीरीज का मतलब यही होता है कि कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम ही रहने वाला है। होमोलॉगस सीरीज आई होप समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कौन सी पढ़ाई जा रही है, कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, कंबस्शन का मतलब होता है अन्नू मलिक की तरह आग लगा देंगे, है ना। तो कंबस्शन में भी आग लगाते हैं, और खैर अन्नू मलिक नहीं लगाता, आग तो बहुत लोग लगाते हैं। तो अब देखो कंबस्शन में क्या हो रहा है, कंबस्शन में अब कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन में तो हम पूरे दिन क्या करते हैं, है ना, कोयला, पेट्रोल, कोल, ये सारी जितनी भी चीज़ें, इनफैक्ट LPG वगैरह, CNG, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्बन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। हमारी डेली बेसिस पे जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें कार्बन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो कंबस्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है यहाँ पढ़ने के लिए। कार्बन बड़ी आसानी से जल भी जाता है ना, क्योंकि इसीलिए तो हम कार्बन को जलाते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन उसके सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में बहुत आसानी से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और निकालता है हमारी प्यारी प्यारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी दुश्मन हो जाती है कभी, और कभी हम बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी तो उसके बिना हो नहीं सकती, ठीक है। लव हेट रिलेशनशिप। पर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। देखो कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन और डाइऑक्साइड यही तो 2 चीज़ें निकलेंगी, वो निकाल के तुम्हें कोई बर्गर तो दे नहीं देगा। तो ये 2 चीज़ें निकलती हैं, और साथ में क्या निकलता है, वो जिसकी हमें ज़रूरत है, क्या है, हीट एंड लाइट। इसीलिए तो फ्यूल जलाते हैं कि हीट मिले, लाइट मिले, ये चीज़ें हमें कार्बन कंबस्शन पर दे देता है, ठीक है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंबस्शन, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोच लो ना, गाड़ी में पेट्रोल डाला है, अब गाड़ी में से हीट निकलेगी, जब चलेगी इंजन गर्म होता है, लाइट नहीं निकलेगी क्योंकि उस लेवल की हीट नहीं है कि लाइट भी निकले, ठीक है, लेकिन CO2 तो निकलेगी। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कि हमें एक क्लीन फ्लेम देते हैं, क्लीन ब्लू फ्लेम,
ठीक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमें येलो, अब ये जो इधर ये देख रहे हो, ये वाली जो फ्लेम देख रहे हो, ये क्लीन ब्लू फ्लेम है, ये वाली हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही दे सकता है। ठीक है, ये हमारे घर में जब देखते हो गैस जलती है सिलेंडर वाली, उसमें से जो आग निकलती है उसका कलर नीला होता है ना, वो किसी ने लाके हीलियम नहीं जला दी सिलेंडर में, वो सेम हमारी नेचुरल गैस ही है, वो भी आग ही है, फ्लेम ही है, पर वो ब्लू इसीलिए है, ब्लू फ्लेम का मतलब है कि पूरा पूरा यूटिलाइज हो रही है। अगर तुम्हारी जो फ्लेम है उसका कलर ऑरेंज है, रेड है, यानी कि बहुत सारा फ्यूल वेस्ट हो रहा है, वो जल नहीं पा रहा पूरी तरीके से, इसीलिए फ्लेम रेड दिख रही है। ठीक है, तो यानी कि अच्छी बात है, हम जो सिलेंडर पे पैसा लगाते हैं वो पूरा वसूल होता है क्योंकि फ्लेम ब्लू जलती है। लेकिन कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे जो बर्तन होते हैं उनके नीचे ब्लैक कलर का कुछ इकट्ठा हो जाता है बर्तनों में, वो इसलिए होता है क्योंकि अपनी अगर गैस का भी ध्यान से देखी हो, ऐसी सी कुछ शेप की होती है और उसके ऊपर इस तरीके के ढेर सारे छोटे छोटे जो होते हैं ऐसे गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों का क्या काम है? इन गड्ढों का यही काम है कि गैस जो है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर घुसे, इसके अंदर ऑक्सीजन घुसे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो आग लगेगी। अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो आग नहीं लग पाएगी। और अगर आपके बर्तन नीचे से काले हो रहे हैं, यानी कि अपनी गैस का वो चेक कराओ, वो गड्ढे ब्लॉक हो रहे होंगे, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है इसीलिए क्लीन ब्लू फ्लेम नहीं निकल रही है, इसीलिए धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो आपके बर्तनों पे चिपक चिपक के बर्तन नीचे से काले कर रहा है। समझ आ गया? कौन कौन सी फ्लेम होती हैं? ब्लू फ्लेम होती है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा आपको इस तरीके की रेड या ऑरेंज कलर की फ्लेम देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जो गैस केरोसिन, ये वही एग्जांपल नीचे मैंने तुझे बताया है कि जो केरोसिन स्टोव हमारे घर में होते हैं उनमें इसीलिए होल्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन पहुंच पाए। ठीक है, ये सब पढ़ लिया है। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि जो फ्यूल्स होते हैं सच एज कोल, पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। Their combustion results in formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन जो कहते हैं, साइकिलें चलाओ और D1 ले आते हैं बीच में, बड़ा पोल्यूशन हो गया, ये सब वो सब इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए ये हो जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन इनसे लड़ना और भी मुश्किल है कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कंबस्शन समझ आ गया? याद रखने वाली 2 पॉइंट्स क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देते हैं ब्लू कलर की, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देते हैं, प्लस सूट या स्मोक भी निकलता है। इजी? ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कंबस्शन के बाद दूसरा रिएक्शन जो दिखाएगा कार्बन, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कहीं पे हमने ऑक्सीजन चिपका दी फ्री की, ऑक्साइड करा दिया, उसका ऑक्सीडाइज करा दिया, एक ऑक्सीजन हमारी तरफ से भी रख लो। ठीक है, अब हर किसी को शौक नहीं है ऑक्सीजन इकट्ठी करने का, ऑक्सीजन को दोस्त बनाने का। कभी कभी बीच में ऐसे समझ लो ऑक्सीजन का रिश्ता करा रहे हैं, है ना। कभी कभी तो लोगों को ऐसे ही रिश्ता पसंद आ जाता है कि अरे ठीक है, अच्छी है, हमें पसंद है, हम मान लेंगे, कर लेंगे। लेकिन कभी कभी रिश्ता नहीं पसंद आएगा तो कौन आता है बीच में? बिचौलिया। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये इस रिश्ते का बिचौलिया है। ये ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती घुसवाएगा कि अरे अच्छी लड़की है, काम कर लेती है, सब बढ़िया है, या अच्छा लड़का है, नौकरी वाला है, घर अच्छा है ना, कर लो। ये काम कराएगा बिचौलिया। इस बिचौलिए को हम बोलते हैं आम भाषा में कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी पहले ये देखो, ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती घुसवाया जा रहा है, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आसानी से कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। जैसे आग भी बड़ी आसानी से लग जाती है, वैसे ऑक्सीडेशन भी बड़ी आसानी से हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल जो NCERT तुम्हें देती है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन की मदद से मैं किसी अल्कोहल को, OH दिख रहा है यहाँ पे, मैं किसी अल्कोहल को किसी COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा सकती हूँ। अब ध्यान से अगर इधर देखो, फालतू का अपना दिमाग बिना चलाए, तो अल्कोहल होता है यही होता है अल्कोहल जो मैंने बनाया है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, है ना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब इस पे आ जाओ ज़रा,
देखो क्या फ़र्क है, ये हाइड्रोजन तो मैडम दोनों में है, ये OH दोनों में है, फ़र्क किसका आया, ये हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, यहाँ डबल O आ गया है ना, यानी कि हाइड्रोजन की जगह इसको ऐड कराया गया है, यही तो फ़र्क है ना। और ऑक्सीजन ऐड करवाई है तभी इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इसी रीज़न से इसका नाम ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई, ऑक्सीजन ने आके घर में अपनी जगह बना ली है बहुत आसानी से, और काम करवाने में मदद करी है हमारे बिचौलिए अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ने, ठीक है। ये क्या कराते हैं, ये ऑक्सीजन की अंदर बात करा देते हैं कि देखो अच्छी है, कर लो, अपना लो, है ना। अब ये तो समझाने का तरीका है, पर बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, क्योंकि ऑक्सीडाइज करा रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू एसिड, ये जाने ही इसीलिए जाते हैं कि अल्कोहल को एसिड बनाने में इनका काम होता है, ठीक है, याद रहेगा। अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 इनके नाम भी लिखे हैं। KMnO4 को क्या बोलते हैं, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 को बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। पेपर में कभी कभी वो सिर्फ नाम दे देगा और वो चाहेगा कि आपको पता हो कि ये कहाँ काम आ रहे हैं, तो दोनों परमैंगनेट और क्रोमेट ऐसी से नाम जहाँ भी आए वो ऑक्सीडाइज कराने के ही काम आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन के बाद जो अगला रिएक्शन है वो दिखाती है कार्बन कंपाउंड्स एडिशन का। एडिशन नाम से ही समझ आ रहा है कुछ ना कुछ तो आके कहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब तक बड़ी बेइज्जती हो गई, हर जगह रिप्लेसमेंट हो रही है, कभी अल्कोहल ने आके रिप्लेस कर दिया, कभी एल्डिहाइड ने, कीटोन ने कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ने कर दिया, ऑक्सीजन ने ही कर दिया, है ना। कहीं तो हाइड्रोजन भी आए, कहीं तो हाइड्रोजन भी अपनी जगह बनाए। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन अपनी जगह बनाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन कार्बन को सिंगल बॉन्ड पे लाना है। मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, मान लो मुझे इस डंडी को हटाना है, मान लेते हैं मैंने इसको हटा भी दिया। इसको हटाने से हुआ क्या, इसको हटाने से ये हुआ कि मैडम अब तो इन दोनों के पास दो दो डंडियां बची हैं, बाकी कहाँ से पूरी करोगे, बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना। लेकिन हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाने को ही तो एडिशन बोलते हैं कि ऐड कर दो मैडम दो हाइड्रोजन, इस ऐड करने को ही एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ भी बिचौलिए हैं, यहाँ भी इनकी मदद के बिना काम नहीं हो पा रहा है। इंपॉर्टेंस देख रहे हो। अब देखो यहाँ कौन है, यहाँ बिचौलिए आपके हैं, कौन है, इधर है आपका पैलेडियम और निकल, ठीक है। ये देखो इधर देखो, ये रहे, ये रहे, ठीक है। यहाँ ये काम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो अनसैचुरेटेड कार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने में काम करता है बिचौलिए यानी कि पैलेडियम निकल की प्रेजेंस में। एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, ये तो हमें समझ आ गया। कहाँ यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, ऐसी चीजें बनाने में यूज होता है, ठीक है। देखो RR का मतलब समझ लो कार्बन था चारों तरफ, R कुछ कोई बहुत अच्छी चीज़ या बहुत कुछ बहुत टफ, बहुत ऐसे अफलातून चीज़ नहीं है, मान लो कार्बन एटम्स थे, ठीक है। बस करा क्या कि दिख रहा होगा इधर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की कर दी छुट्टी और डबल बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन गिफ्ट कर दिए और इसकी वजह से सबका काम संपन्न हुआ, सब खुश हो गए कि चलो ठीक है सिंगल बॉन्ड आ गया, मज़े आ गए, ठीक है। यही है एडिशन रिएक्शन। कैटलिस्ट कौन होते हैं, मैंने बोला था आगे बताएंगे। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। मतलब अब जैसे बिचौलिया होता है ना, बिचौलिया क्या करेगा, खुद शादी थोड़ी कर लेगा बैठ के, या बिचौलिए का कुछ उससे मिल जाएगा, वो तो बस रिश्ता करा रहा है, वो चाह रहा है कि चलो जल्दी 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 शादी करो, है ना। वो तो बस फिट कर रहा है, मीटिंग फिक्स कर रहा है एक तरीके से। तो कैटलिस्ट का यहाँ भी यही काम है। ये पैलेडियम और निकल खुद नहीं, इसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना, इसको इस रिएक्शन से कुछ मिलेगा, वो तो बस वहाँ खड़े होके करा रहे हैं काम जल्दी जल्दी के, यार जल्दी ख़त्म करो, तुम भी जाओ हम भी जाएं। इनका काम बस इतना है, जल्दी करा देंगे।
स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन ना तो असर पड़ेगा वेजिटेबल ऑयल पे, ना पड़ेगा वेजिटेबल घी पे, ना उन पे खुद पे पड़ेगा, बस स्पीड बदल जाएगी। इनके बिना अगर ये रिएक्शन 4 घंटे में होता, इनके होने से रिएक्शन 1 घंटे में हो जाएगा। बस कैटलिस्ट का इतना ही काम है। ठीक है जी। अब देखो, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स। दिख ही रहा है, वेजिटेबल ऑयल ये रहा, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, जबकि एनिमल फैट सैचुरेटेड होते हैं। ये जो है ना, एनिमल फैट सैचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड का होता है, इसमें अनसैचुरेटेड चेन नहीं होती। लेकिन हमारे लिए अच्छा कौन सा होता है? हमारे लिए अच्छा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि डबल बॉन्ड वाले, यानी कि वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए अच्छा होता है। बोलते हैं ना ऑलिव ऑयल बढ़िया होता है, खाया करो। ऑलिव ऑयल क्या है? प्लांट से ही तो आ रहा है, एनिमल से तो आ नहीं रहे ऑलिव्स। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑयल कुकिंग के लिए ज़रूरी होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और पैलेडियम निकल हमारे बिचौलिए, इनको भी याद रख लेना, है ना, दुआओं में। चलो अब इसके बाद है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन नाम से ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सब्सटीट्यूशन क्या होता है? जब कोई किसी की जगह ले लेता है ना। जगह ले ली गई, बहुत बुरा हुआ। फिर से किसकी जगह ली जा रही है, किसकी बेइज्जती हो रही है पूरे चैप्टर में? एक बेचारे हाइड्रोजन की हो रही है। अब तक सिर्फ एडिशन रिएक्शन ही तो है जहाँ थोड़ी सी इज्जत मिली है, यहाँ फिर से इज्जत छीन ली। क्या कर दिया? हाइड्रोजन की जगह किसको ले आए? क्लोरीन को ले आए। यहाँ देखो, इधर हाइड्रोजन को होना था, इधर देखो ये हाइड्रोजन था और इसकी जगह क्लोरीन को ले आए। जगह बदल दी, धक्के मार के बाहर निकाल दिया HCl बना के, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाइड्रोजन को बोला कि हमारे पास तो आपसे भी अच्छा सब्स्टिट्यूट है क्लोरीन, आप जा सकते हैं, है ना। मुंबई नहीं आ सकता हाइड्रोजन बेसिकली। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट। अब देखो, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसके चारों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी इनर्ट है। ये क्यों किसी के साथ रिएक्ट करे? ये अपना शांति से जिंदगी जी रहा है, मीथेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइफ में टेंशन नहीं है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि क्लोरीन जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा कलेशनी गैसेस में से एक है, सबसे छीना झपटी करने में लगी रहती है। आ गई यहाँ पे भी कर दिया कलेश, नहीं मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, इसको हटाओ, इसको बाहर हटाओ, बाहर हटाओ। क्योंकि क्लोरीन के पास ज़्यादा पावर है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। क्लोरीन दीदी आके बैठ गई और बेचारा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बन के, एसिड बन के बाहर निकल गया। सब्सटीट्यूट कर दिया, बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हुआ ये सारा काम? सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, और बड़ी जल्दी से हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट को कैटलिस्ट मान सकते हो। और होगा क्या? ये देखो, ये जो लाइन है ना, यहाँ से क्लोरीन का टेरर पता चलेगा तुम्हें, हल्के में ले रहे हो। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1। इसका मतलब ये हमसे कहना चाह रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, पहले एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को हटाएगी, यहाँ लगेगी, फिर दूसरे को हटाएगी, फिर तीसरे को हटाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन को धक्के मार के पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा और क्लोरीन का टेरर, है ना, पुष्पा फॉर्म। तो ये कर सकती है क्लोरीन बहुत आसानी से एक इनर्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा के खुद आ सकती है। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बन क्या गया? देखो, मीथेन था, सिंगल कार्बन एटम था, एक क्लोरीन लग गया तो क्लोरोमीथेन बन गया। इजी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ गए इथेनॉल। देखो, दो ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं तुम्हें, एक पढ़ा रहे हैं इथेनॉल, एक पढ़ा रहे हैं इथेनोइक एसिड। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, टाइम कम है। इथेनॉल देखो क्या होता है। ये चीज़ें ऐसी की ऐसी रटनी है, इस पेज पे जो भी दिख रहा है ये रटना है। कॉमन नेम इसका अल्कोहल होता है, दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल है, अल्कोहल है, कॉमन नेम याद रखना है। साइंटिफिक नेम, इसे साइंटिफिकली इथेनॉल बोला जाता है, तो टॉपिक से ही दिख रहा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मेथ एथ। एथ है यानी कि 2 कार्बन तो होंगे ही मैडम। ऑल है यानी कि OH तो होगा ही। एन है यानी कि बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन का ही होना बनता है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, मेरी गंदी गंदी ड्राइंग मत देखो, कितने आसानी से यहाँ बन गया कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। 2 कार्बन है, सारी तरफ हाइड्रोजन है, एक फंक्शनल ग्रुप OH का है क्योंकि मीथेन ऑल है।
और ऑल में हमें पता है OH आता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। कलरलेस होता है, सॉल्यूबल यानी कि पानी में या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, कंबस्टिबल यानी कि बहुत आसानी से आग लग जाती है। देखा है ना, मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में, इन सारी चीज़ों में कितनी जल्दी आग लगती है। तो डिओड्रेंट वगैरह इन सब में इथेनॉल होता है, कितनी जल्दी आग लगती है ना। और क्योंकि पूरी तरीके से कंबस्टिबल होते हैं तो एक क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम भी ये हमें देते हैं। इजी, क्लियर है। यूजेस देख लो, यूजेस बहुत सारे हैं। अल्कोहल के तो यूजेस तुमसे ज़्यादा किसी को पता होगा। सबसे पहले तो बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ होती है ना अल्कोहलिक बेवरेजेस। यहाँ देखो ये लिखा है, ढूंढ लिया सबने। अल्कोहलिक बेवरेजेस सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ होती है। पेंट वगैरह वाले भैया जो आते हैं घर में पेंट करने, वो भी अपने साथ इथेनॉल रखते हैं, पेंट में मिला के उसको पतला करने के लिए, उसको लगा पाने के लिए रखते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ होती है? परफ्यूम में यूज़ होती है। जो भी चीज़ हाथ में लगाने पे ठंडी ठंडी लग रही है, हैंड सैनिटाइजर लग रहा है, परफ्यूम लग रहा है, लड़कियों का थिनर लग रहा है, नेल पेंट वाला, इन सब के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मेडिकल सिरप्स बनाने के लिए यूज़ होती है, इसीलिए कफ सिरप पी के बड़ी अच्छी अच्छी नींद आती है, मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इथेनॉल होता है। ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में काम आता है। यूजेस कम से कम 3 से 4 याद करके जाना। केमिकल नेम, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ये सब याद होना चाहिए इस पेज पे जो भी है, क्योंकि ये आता है तो ये 4 से 5 नंबर के बीच में ही आता है, और उसमें ये सभी पूछते हैं कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताओ। तो इसी तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर करना है कि आपने हमसे इथेनॉल पूछा है तो देखो ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ये यूजेज है, ये प्रॉपर्टीज है, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसके 2 रिएक्शंस हैं। 2 रिएक्शन में पहला तो सोडियम के साथ है। सोडियम कौन है? उन्हीं 2 भाइयों में से है जो तबाही हैं, जो कि बड़े वॉलेटाइल है, बाहर निकलते साथ आग लगा देते हैं, बड़े ही केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, याद है? वही है। इसमें से अब देखो कुछ तो दिखाएगा ना, सोडियम है तो इथेनॉल के साथ जब इसको रिएक्ट करा जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बर्न विथ पॉप साउंड। बबल्स देखने को मिलेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, पटाखे वाली साउंड आएगी, क्योंकि सोडियम है, कुछ करे बिना तो मानेगा नहीं, तो यहाँ पे भी करके दिखा देता है ना, शोमैन। तो देखो 2 जो है 2Na, हमारे पास 2Na के मॉलिक्यूल सोडियम के आए, इथेनॉल 2 कार्बन वाला आ गया। Na ने क्या करा? रिप्लेस, हर बार बेइज्जती किसकी हो रही है याद रखना है, हाइड्रोजन की ही हो रही है, हाइड्रोजन की जगह Na लगा है। अब देखो, तुम देखो किस लेवल पे हुई है। यहाँ OH था, दिख रहा है, ये OH है, और यहाँ ONA है। ऑक्सीजन की किसी ने नहीं करी, ऑक्सीजन अब भी है, बेइज्जती हाइड्रोजन की हो रही है, इसी की जगह सोडियम आ गया। और ये देखो बेचारी हाइड्रोजन गैस उड़ उड़ के जा रही है ना, कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये उड़ के निकल रही है, इसीलिए बर्निंग विद पॉप साउंड है। ये हाइड्रोजन गैस ही है जिसकी वजह से बबल्स निकल रहे हैं, यही है जो पॉप साउंड दे रही है। अब उसको भगाएंगे तो गुस्सा दिखा दिया उसने। ये रिएक्शन है सोडियम के साथ। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो है वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी हट गया है ना, डिहाइड्रेट हो गया। आजकल की जनरेशन तो बहुत जल्दी होती है, हाइड्रेशन के लिए स्टैनली कप्स भी चाहिए सबको। तो देखो डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, H2O हट रहा है, ये तो यहीं दिख गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O धक्के मार के बाहर निकल गया। अब हुआ क्या, देखो H2 निकला है, तो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से उठाया है? यहाँ से उठाया है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं बनाऊं तो मैं समझाने के लिए, तो इधर देखो ये बनता C, ये OH, ये हम इथेनॉल बना रहे हैं ना, ये इथेनॉल बनता, यही बनता। अब इसमें से H2O निकालना है मेरे को, ठीक है, मैंने ये निकाल लिया, एक तो OH। अगर मैं ये H निकाल लूँ मान लो, तो फिर यहाँ पे 3 ही डंडी बचेंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और इसीलिए यहाँ से एक निकाला जाएगा, ना कि यहाँ से। मैं यहाँ से एक निकाल लूँगी मान लेते हैं, और इसके निकालने के बाद बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर कार्बन के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि 4 डंडियाँ पूरी करनी होंगी। इस तरीके से कुछ बनेगा, और H2O दोनों तरफ से बाहर हो जाएगा। पानी, डिहाइड्रेट हो गए, पानी शरीर से कम हो गया, ग्लूकॉन डी की ज़रूरत। ठीक है, समझ आ गया। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे इसके बिना काम मुश्किल है।
यही है जो डिहाइड्रेट करा रहा है, ठीक है। इसके बिना डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। इजी समझ में आ गया। पहला रिएक्शन, हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया सोडियम ने, रिएक्शन हो गया, सोडियम आके चिपक गया है साथ में और H2 गैस निकली है। दूसरे में तो वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकल गया, एल्केन से बना एल्कीन, डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाओ, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड सेम चीज़ हम इथेनोइक एसिड में पढ़ने वाले हैं। केमिकल नेम इथेनोइक एसिड है, कॉमन नेम इसको एसिटिक एसिड या विनेगर भी बोल दिया जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये तो हमें पता है, जहाँ भी COOH दिखे हम समझ जाते हैं कि बात ओइक एसिड की हो रही है किसी, ठीक है। 2 कार्बन है क्योंकि दिख रहा होगा, इसीलिए इथेनोइक एसिड है, क्योंकि एथ यानी कि 2 कार्बन। कुछ प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है, कोरोजिव होता है, पंजेंट स्मेल होती है। कोरोजिव यानी कि किसी भी मेटल को गला देगा, एसिड का तो काम ही यही है। पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी ऐसी सी, विनेगर की देखिए ना, बड़ी कैसी सी स्मेल होती है, तेज बहुत, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। सॉल्यूबल पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से घुल जाता है। और ये ज़रा इंपॉर्टेंट है कि ये बर्फ़ में जम जाता है और हम तब इसको ग्लेशियल वर्ड आ रहा है ग्लेशियर से, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको हम बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे है नहीं, कुछ ऐसा बनेगा, CH3 है तो ये आ गया H3, है ना। अगला COOH है तो COOH, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये केमिकल, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये भी याद रखना है। अब कुछ यूजेस देख लो इसके। फाइनली क्या यूजेस हैं, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, डाई बनाने के काम आता है, परफ्यूम्स में काम आता है, रबर लेटेक्स इंडस्ट्री में काम आता है, केसीन फ्रॉम मिल्क बनाने के लिए, दूध से केसीन बनाने के लिए काम आता है। केसीन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। और किस लिए काम आता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, डाइल्यूट फॉर्म में विनेगर के तौर पर भी यूज़ करा जाता है। अब पीछे वाला भी जो पढ़ा था ना इथेनॉल, ये मत समझ लेना कि कहीं केमिस्ट्री लैब में जाके देखा इथेनॉल और पी गए, मज़े आ गए। इट इज़ पॉइजनस। जो इथेनॉल केमिस्ट्री लैब्स में होता है उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, बहुत ज़्यादा पानी मिला करके बेचा जाता है, जो मार्केट में बिकती है। उसको ऐसे ही पीने पे वो जहर है, ठीक है। इसी तरीके से इथेनोइक एसिड भी, ये मत समझ लेना कि थोड़ा सा ले जाते हैं, आज घर में चाउमीन बनाएंगे डाल लेंगे, विनेगर है ये तो। विनेगर उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला के बनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हाँ, एस्टर्स और परफ्यूम्स, इन सब में ये काम आता है। अब इसके कुछ रिएक्शन देख लो। 2 रिएक्शन दिए हैं एनसीईआरटी में। पहला है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ही वो रिएक्शन है जिससे परफ्यूम आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। परफ्यूम बनाए जाते हैं। देखो, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों को, इसीलिए डिओड्रेंट जब लगाते हो तो खुशबू मीठी मीठी भी आती है, जो कि एस्टर से आती है, स्वीट स्मेलिंग, और लेकिन ठंडा ठंडा भी लगता है, जो अल्कोहल की प्रेजेंस से लगता है, ठीक है। अब हाँ, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिलाया एसिड की प्रेजेंस में, ये जो बना, ये रिएक्शन पूरा का पूरा रट के जाना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछते हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। परफ्यूम कौन से रिएक्शन से बनता है, एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन बताओ, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। किसी भी तरीके से कान पकड़ के, चाहे यहाँ से वहाँ से पूछ लेंगे। ये पूरा का पूरा रिएक्शन करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग एस्टर बन जाता है। अब इसी एस्टर को यहाँ ले आए, देख रहे हो, CH3COCH2CH3, इसी को यहाँ ले आए और बेस के साथ रिएक्ट कराया। पहले एसिड के साथ कराया था तो एस्टर बन गया। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस। तो जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट कराया तो यही चीज़ें वापस दोबारा से यहाँ बन गई, एक अल्कोहल, एक ओइक एसिड। ओइक एसिड नहीं बन पाया क्योंकि हाइड्रोजन की तो बेइज्जती होनी है, हाइड्रोजन को सोडियम ने फिर से रिप्लेस कर दिया। लेकिन बना क्या, वही बन गया ना, ओइक एसिड बन गया। और क्या बन गया साथ में, अल्कोहल। तो एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बनेगा और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, उल्टी फॉर्म में वापस चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से दिस इज सपोनिफिकेशन एज अ सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस, इसी रिएक्शन से सोप प्रिपेयर करा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको प्यारी सी चीज़, इसी को साबुन कह देते हैं, इसी को सोप कह देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सोप की डेफिनेशन में, पर यहाँ समझ आ गया
इथेनोइक एसिड और अल्कोहल को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोप बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है रिएक्शन विद अ बेस। एक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये आया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका रिएक्शन करा दिया बेस के साथ। एज यूजुअल हाइड्रोजन की बेस थी, रिप्लेस हो चुका है, सोडियम आ चुका है, और जो बच गया बाहर वो है H2O, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, बहुत इजी है, इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। थर्ड है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कौन है और हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन है, देखो Na2CO3 ये कार्बोनेट है, क्योंकि हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा ना, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इन दोनों के साथ रिएक्शन कराने पे COONA, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे सोप्स में, पर अभी समझ लो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। सोडियम लग गया ना आगे तो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं। और साथ में वाटर और CO2 दोनों में ही निकल रही है, ये भी दिख रही होगी। ठीक है, ये रिएक्शंस याद कर लेना कि किस तरीके से रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ये भी सोप ही है, ये जो बना है ना CH3COONA, ये सोप बने हैं, ये दोनों चीज़ें सोप बनी है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इथेनोइक एसिड के आगे अगला है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या फ़र्क होता है, अभी मैंने बताया था सोप में पीछे जहाँ Na लिखा रहा था कि ये सोप है, क्योंकि सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COO दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन लास्ट में Na दिखेगा क्योंकि सोडियम सॉल्ट है, या पोटेशियम दिखेगा क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, जहाँ भी बोलते हैं ना हकूना मटाटा, हकूना, कूना जो आया है वो यहीं से आया है कि COO कू और सोडियम का ना। ठीक है, पेपर में मत लिख के आ जाना, बस याद करने के लिए। ठीक है, सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसे सोप बोला जाता है। ये इसका एक एग्जांपल दिखा है C17H35, कहने का मतलब कि इतनी लंबी कार्बन चेन है, 17 कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 35 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं और एक COONA जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोप्स कहाँ काम करते हैं इफेक्टिवली, सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं करेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये क्या करते हैं, ये सोप के साथ रिएक्ट करके बना देते हैं स्कम। स्कम वो चीज़ होती है जो पानी में घुलती नहीं है और इसीलिए झाग बनेगा नहीं, झाग बनेगा नहीं तो कपड़ा साफ होगा नहीं, हमें मज़ा आएगा नहीं, तो इसीलिए हार्ड वाटर में सोप ढंग से काम नहीं करता है। सोप सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही काम कर पाएगा, हार्ड वाटर में नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट नहीं है, पोटेशियम सॉल्ट नहीं है, डिटर्जेंट जो है हमारे, डिटर्जेंट अमोनियम सॉल्ट है, सल्फोनेट सॉल्ट है, याद रखना है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक दोनों में सेम है, बस यहाँ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है सोप्स में और डिटर्जेंट्स में अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट है। अब डिटर्जेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बोथ हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की तरह अमोनियम और सल्फोनेट जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, स्कम नहीं बनता है, स्कम नहीं बनेगा तो कपड़े बड़ी आसानी से धुलेंगे, अच्छे अच्छे झाग बनेंगे और फिर अच्छी सी निरमा की ऐड भी बनी जाएगी। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स में फ़र्क समझ आ गया, डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, याद कर लेना, स्पेशली बाय डेफिनेशन तो याद कर ही लेना, और ये तो आसानी से याद हो जाएगा कि सोप हार्ड वाटर में नहीं चलता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में चल जाता है। सोप काम कैसे करता है, लास्ट टॉपिक है आई गेस ये, कि सोप कैसे काम करता है। तो सोप काम करता है, सोप का ये स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये सोप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो इस तरीके से देखो, इसको कुछ ऐसा होता है और ऐसे 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 होता है। ये जो लंबा सा मैंने ये बनाई है ये कार्बन चेन है, बोला था ना लॉन्ग चेन ऑफ, तो ये जो लॉन्ग चेन थी वो इसी की बात हो रही थी, और ये COON है ना, जो भी है, चाहे डिटर्जेंट में ले लो तो फिर अमोनियम सल्फोनेट, या सोप लोगे तो सोडियम पोटेशियम। अब ये वाला जो पार्ट है, इनमें से एक पार्ट ऐसा है जो कि पानी से बड़ा प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया तो तुम्हें पता ही है,
जिससे हमें डर लगता है, और फिलिया जिससे हम प्यार करते हैं। ठीक है जी, अब सही आ रहा है, याद आ गई होगी बच्चों को। ठीक है, फिलिक और फोबिक में डिफरेंस समझ आ गया। हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करता है, यानी कि पानी के साथ बड़ी खुशी खुशी रिएक्शन कर लेगा। हाइड्रोफोबिक जो पानी से प्यार नहीं करता, उसे पानी पसंद नहीं है। ये जो लॉन्ग चेन है ना, लंबी वाली, इसे पानी पसंद नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है। और ये जो इसकी छोटी सी मुंडी है, छोटा सा सर है, ये हाइड्रोफिलिक है, इसे पानी से बड़ा ज़्यादा प्यार है। तो अब होगा क्या कि जब भी डर्ट होती है उसके आसपास ये इस तरीके से कुछ अटैच होते हैं, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ अटैच होते हैं इसके साथ, और अब इसके आसपास चिपक गए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, क्योंकि जो पानी से बचना चाहते थे वो छुप गए, जो पानी में रहना चाहते थे वो उसके साथ चिपक गए। ठीक है, और अब फाइनली हम जब इस कपड़े को रगड़ेंगे तो मिसेल, मिसेल यानी कि झाग, खाने वाला मिसेल नहीं, ठीक है, मिसेल्स, झाग बनेंगे, और हमारा कपड़े में से वो जो डर्ट है वो इनके साथ चिपक चिपक के निकल जाएगी, और हमारा कपड़ा एकदम सफ़ेद हो जाएगा, है ना। सफ़ेदी के आगे उजाला। ठीक है, अब देखो, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद द डर्ट। ज़्यादातर जो गंदगी हमारे कपड़ों पे होती है वो ऑयली होती है, चिकनाहट, सब्जी गिरा ली, तेल गिरा लिया, स्वेट है, ऑयली है सब कुछ। तो जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से प्यार नहीं करता, वो उस ऑयल में जाके छिप जाएगा, और जो पानी से प्यार करने वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब जैसे ही पानी आएगा तो वो पानी उसके साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो डर्ट को अपने साथ खींच के बाहर निकाल देगा। कुछ इस तरीके से बनेगी मिसल, और फाइनली उस मिसल के साथ साथ हमारे कपड़े की गंदगी भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सोप काम करता है। पूछते हैं, डायग्राम ऑफ सोप पूछेंगे, फंक्शनिंग ऑफ सोप पूछेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सोप पूछेंगे, ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये सब पूछेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया, इजी है। अब देखो, ऐसे ही समझ लो ना कि सोडियम जो है ये तो आयनिक है, ये तो पानी से प्यार करता है, ये बाहर रहेगा, लेकिन ऑयल के पास कार्बन रहेगा, क्योंकि कार्बन की पानी से कोई दोस्ती थोड़ी है, ये लंबी लंबी चेन कार्बन की ही तो है। ये ऑयल के पास जाके चिपक जाएंगी, क्योंकि इन्हें पानी कुछ खास पसंद नहीं है, सोडियम को तो है, तो इसीलिए वो बाहर बाहर जाके खड़ा रहता है। इजी है, याद रहेगा, समझ आ गया। अब एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट क्या है भैया, डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। मम्मी जब कपड़े धोती है तो डिटर्जेंट से ही धोती है ना, सोप से तो धोती नहीं है, तो क्यों इतनी डिटर्जेंट को प्रेफरेंस दी जा रही है। क्योंकि एक तो हमने पढ़ी ली कि डिटर्जेंट देखो हार्ड वाटर में भी काम कर रहा है, सोप नहीं कर रहा, तो ये डिटर्जेंट का फ़ायदा हुआ। ठीक है, ज़्यादा झाग बनता है ना, ये चीज़ तो निरमा वाले भी बोलते हैं कि देखो इफेक्टिवली एंड लैदर वेल, ज़्यादा अच्छा झाग डिटर्जेंट देगा। ठीक है, स्कम फॉर्मेशन नहीं होगी, ये हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि स्कम फॉर्मेशन डिटर्जेंट से नहीं होती है, अच्छा खासा झाग बनेगा। डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दे डू नॉट डीकम्पोज इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ख़राब नहीं हो जाता, जब तक डिटर्जेंट को रखना है रख के रखो। ठीक है, क्लीन इफेक्टिवली, फैब्रिक अच्छे से साफ़ भी होता है डिटर्जेंट से, सोप के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से साफ़ करता है। ठीक है, ज़्यादा पानी में घुल पाते हैं, सोप पानी में इतने अच्छे से नहीं घुलेगा, डिटर्जेंट घुल जाता है। स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन होता है। और लास्टली क्या है, एज डिटर्जेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दे हैव नेचुरल वेजिटेबल्स ऑयल विच आर इंपॉर्टेंट एज एसेंशियल एज कुकिंग मीडियम। ये तो चलो छोड़ दो, ये वाला पॉइंट तुम्हारे काम का नहीं है। ऊपर वाला याद कर लो, मिसेल नहीं, मिसेल बनेगी, स्कम नहीं बनेगा, हार्ड वाटर में काम करेगा, ज़्यादा झाग बनेंगे, अच्छे से साफ़ होगा, सारी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, और वो कमियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो तुम देखते हो औरतें गंगा जमुना में जाके खड़ी हो जाती हैं और लगता है पहुंच गई हैं अंटार्कटिका, वो सब डिटर्जेंट की बदौलत होता है। क्योंकि डिटर्जेंट पानी में सफ़ेद कलर का फोम बना देता है, और वो पानी के अंदर ढंग से बाद में उसको साफ़ नहीं होने देता। देखो, many detergents are resistant to action of biological agents, thus are not biodegradable, नहीं है ये, डिकम्पोज नहीं हो सकता, बायोडिग्रेड नहीं हो सकता, और इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट भी इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाता, ढीठ बालक है। ठीक है, बायोडिग्रेड भी नहीं होगा, ना हमारे किसी वाटर ट्रीटमेंट से साफ होगा। इससे करेगा क्या,
पानी के अंदर स्टेबल फॉर्म बना देगा, ऐसा झाग जो कहीं गायब नहीं होने वाला, उड़ने नहीं वाला, खत्म नहीं होने वाला, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा। और सेवरल 100 मीटर्स ऑफ द रिवर वाटर, कई 100 मीटर तक ये झाग बन के तैरेगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हारे जो है हेड एंड शोल्डर ट्रेसेमे के झाग नहीं है, ये केमिकल एजेंट है। इसके अंदर नहाने से, कपड़े धोने से, कुछ भी करने से काफ़ी बुरे स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट की एक कमी है। और लास्ट क्या है, दे टेंड टू एग्जिबिट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, यानी कि ऑक्सीडेशन करा देगा पानी के अंदर, और जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा है, मछली वगैरह अंदर जो भी जानवर है पानी के, उन सब के लिए भी खतरा है। तो डिटर्जेंट्स का यूज़ समझ आ गया, डिसएडवांटेजेस समझ आ गई, और आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो लेक्चर को पीछे रिवाइंड करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल देना, मैं अलग से दोबारा समझा दूंगी। बट दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे बजाय के पार्ट 1 के। पार्ट 1 सिर्फ बेसिक्स के लिए था, यहाँ पे ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे से रिवाइज करना, पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पेपर दे रहे हैं शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।